नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। मैं दीपक रावत, पहाड़ संवाद में आपका स्वागत है। साथियों, आज एक बार पुनः हम लोग पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य आंदोलनकारी श्री बीरेंद्र जोयाल जी, जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक हैं। और आज हम उनके आवास पर आए हैं। जिस तरह से लगातार उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी को लेकर अनेक लोगों के चर्चे हो रहे हैं, अलग अलग लोगों के तथ्य सामने आ रहे हैं, उसी विषय पर आज हम पहुंचे हैं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक आदरणीय बीरेंद्र जोयाल जी के आवास पर। तो आइए जानते हैं उनसे। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। और आइए जानते हैं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्य आंदोलनकारी श्री बीरेंद्र जोयाल जी से खास चर्चा उत्तराखंड में जिस तरह अंकिता भंडारी के लेकर लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं, तो उनकी क्या विचारधारा है, वो क्या सोचते हैं और इस प्रकरण के बारे में उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जिस तरह से लगातार हम उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी केस को लेकर कई लोगों के ऐसे नाम आ रहे हैं, कई ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से नाम लिए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के वरिष्ठ कह लीजिए या नेता जो प्रभारी रहे हैं उत्तराखंड के, उनका भी एक नाम चल रहा है। तो ये पूरा प्रकरण किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही बड़ी त्रासदी रही है और त्रासदी है। ये उत्तराखंड के चेहरे पर एक बदनुमा दाग भी है। सितंबर 2022 में अंकिता की हत्या कर दी गई थी। मैं उस समय नीति बॉर्डर पे था और वहाँ से सबसे पहले मैं अंकिता के गांव आया। तो वहाँ पर मीडिया बंधुओं को जो बयान मैंने दिया था, मैं अपने उस बयान पर आज भी कायम हूँ कि यह हत्याकांड अंकिता का ही नहीं, यह हत्याकांड हमारी अपनी बेटी की हत्या है। और ये जो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ये नए नए जो रिजॉर्ट बने हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट बने हैं, जिसमें पहाड़ के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। केवल उनका इतनी ही कमी है कि उन्होंने अपनी ज़मीन बाहर वालों को दे दी। आज वो बाहर वालों के लिए ऐसगा साबित हो रहे हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि रोज़गार की कमी है, रोजी रोटी की कमी है, तो हमारे बच्चे इन जगहों पे जाकर छोटी मोटी नौकरी करते हैं और किसी न किसी बड़े आदमी की ऐश का वो शिकार हुई, ऐसा मेरा इसमें मानना है। तो निसंदेह बयान वही है, मैं उस पर ही कायम हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पहले भी होनी चाहिए थी। अगर हम मांग रहे थे, पहाड़ की जनता मांग रही थी कि इसकी सीबीआई जांच करवा दीजिए, तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को इसकी सीबीआई जांच तब ही करवा देनी चाहिए थी। और बाद में इस पर लीपापोती होना शासन के द्वारा, कभी ये दिखाना कि हमने रिजॉर्ट तोड़ दिया, कभी ये दिखाना कि हमने फलाना अरेस्ट कर दिया, ये केवल एक आईवास था। असली हत्यारा निस्संदेह अगर इतनी ज़्यादा अगर उबाल है तो असली हत्यारा अभी कहीं दूर है। और जब वो भी मैंने उस समय भी यही कहा था कि चाहे वो कोई हो, सामाजिक क्षेत्र का हो, धार्मिक क्षेत्र का हो, राजनीतिक क्षेत्र का हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको बाहर निकालना चाहिए और ऐसे व्यक्ति पर कठोर से कठोर इसको दंड मिलना चाहिए। मैं अपने उस बात पर आज भी कायम हूँ। यही मुझे इस पे कहना है। सर, आपने बात कही सीबीआई मांग की, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री जी ने लगातार जिस तरह से लोगों की मांग है सीबीआई जांच होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस पर रवैया बहुत कमज़ोर है, आखिर क्यों सीबीआई की जांच क्यों नहीं उन्होंने स्वीकार किया? देखिए, मैं तो दिल्ली में पढ़ता था, पर मैं उत्तराखंड में अधिक रहता था। बाल्यकाल उत्तराखंड में मेरा कटा। मैं 18 वर्ष का था जब इस राज्य आंदोलन में तिहाड़ जेल चला गया था। शायद ही वर्तमान में कोई ऐसा आदमी हो। वो मेरा प्यार तब भी था और आज भी पहाड़ के लिए है। हमने तो आंदोलन इसलिए किया था कि पहाड़ का भला होगा, पहाड़ियों का भला होगा। पर मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है
कि पहाड़ आज रौंदा जा रहा है। जिस कंसेप्ट के लिए हमने राज्य बनाया था, जिस कंसेप्ट को लेके हमारे 30-40 लोग गोलियों के भून दिए गए, आंदोलन में शिकार हो गए, मेरी माँ बहनों का बलात्कार हुआ। मैंने तो तब भी पार्लियामेंट में कहा था कि क्या हमारी माँ बहनों का बलात्कार 10 लाख रुपया आप देकर हम उनकी इज्जत लौटा सकते हैं क्या? नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। तो मैंने पार्लियामेंट में कहा एक बार कि अगर 10 लाख में मेरी माँ बहनों का स्वाभिमान आप लौटा सकते हैं तो किसी बड़े से बड़े मंत्री की माँ बहन का रेप हो जाए तो हम ही 10 लाख रुपए दे देंगे, क्या वो इसको स्वीकार कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं पहाड़ हम लोगों की भी दोषी, हम भी दोषी हैं। और हमारी जो क्षुद्र मानसिकता है, बहुत छोटी सोच है, वो भी इसके लिए दोषी है। मैं तो उसको भी दोषी मानता हूँ, क्योंकि हम बड़ा विजन लेके बात नहीं करते और अपने छोटे छोटे स्वार्थों के कारण हमारा नुकसान हो रहा है, उसको कोई समझ नहीं रहा। मुझे तो इतना ही दुख है इस पर। इस तरह से आपने बात कही कि राजधानी जो देहरादून है वो केवल जो वहाँ के असल में केवल और केवल एक व्यवस्था तक रह गई है। असल में जो पहाड़ की पीढ़ी थी वो पहाड़ में राजधानी होनी चाहिए थी। अगर गैरीसैंण राजधानी आने वाले सत्र में जिस तरह से लगातार मांग उठ रही है कि राजधानी जो पहाड़ गैरीसैंण में होनी चाहिए, पहाड़ों में होनी चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, मैं तो इस पर यह कह सकता हूँ कि जो छोटे छोटे राज्य हैं ना, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य रहे हों, चाहे और भी छोटे राज्य रहे हों, इन राज्यों का डेवलपमेंट तब हुआ जब यहाँ पर लोकल अपने ही लोगों की सरकार रही हों। राष्ट्रीय राजनीतिक दल छोटे राज्यों का साथ उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकते, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। ये मेरा अपना वो है। मैंने कहा ना, पहाड़ को मैं अपनी माँ मानता हूँ, तो मैं जो भी बात कहूँगा इतने वर्षों से मैं जो देख रहा हूँ उसके आधार पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो परंतु हमारे यहाँ एक और हमारे लिए वो था अभिशाप कि हमारे यहाँ यूकेडी थी, वो राज्य भी नहीं बनाता तब भी यूकेडी ए, यूकेडी बी, यूकेडी डी, यूकेडी ई ऐसे में बट गई। राज्य मिला नहीं, बंदर बांट पहले हो रही थी। कांग्रेस थी, हम उत्तराखंड राज्य की बात करते थे, कांग्रेस जो होता है हिल काउंसिल पे मांग करती थी, वो उसको क्या बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते थे मैं तो भूल भी गया, उसकी मांग करती थी। एक बार हरीश रावत जी मुझे कहीं मिले थे तो मैंने उनको कहा, मान्यवर आज आप उत्तराखंड राज्य क्या आनंद ले रहे हैं, याद है जब आप उत्तर प्रदेश भवन में बैठ के और हिल काउंसिल में अपने अपने लिए पद बांट रहे थे? भाग गए हरीश रावत जी वहाँ से। तो मैंने कहा ना कि मैं संजय हूँ, मैं महाभारत का संजय हूँ। मैं हर किसी को पहचानता हूँ किसने इस राज्य के लिए क्या योगदान दिया और क्या नहीं दिया। दुर्भाग्य यह है कि पहाड़ की जनता अपने सच्चे हितैषियों को पहचान नहीं पाई। क्यों? कि वो भी अपने निहित स्वार्थों में खो गई है या निहित स्वार्थों के अंदर अपने को पाती है और अपना मतलब अपने लिए वो थोड़ा बहुत स्वार्थ हो जाए तो वो ही उनके लिए बहुत मानती है। सर, अब ये भी हाल ही में एक हमने मामला देखा था कि जो गणेश गोदियाल जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऋषिकेश में जाके जो थाने में जो पत्रकार बंद थे उनमें सीधा आरोप बीजेपी पे लगाया। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे उत्तराखंड के राजनेताओं पर कोई भी बात करनी नहीं। ये राजनेता ऐसे हैं, कभी ये भाजपा में होते हैं, कभी कांग्रेस में होते हैं, कभी वहाँ बसपा में चले जाते हैं। गणेश गोदियाल जी एक अच्छे व्यक्तित्व हैं क्योंकि उन्होंने मुंबई छोड़ के वो पहाड़ों में आए। पर मुझे अच्छी तरह याद है कि वो भी एक बार बीजेपी में आना चाहते थे। मुझसे उन्होंने बात की थी कि भाई साहब मुझे प्रमोद महाजन जी से मिला दीजिए, तो मैं बीजेपी में आना चाहता हूँ। तो मुझे इन पहाड़ के नेताओं पर मुझे कुछ बात नहीं करनी। मुझे तो आज केवल अगर इन पहाड़ के नेताओं में कोई सच्चा और पहाड़ हितैषी नज़र आता है जो मैं स्मरण कर सकता हूँ तो इंद्रमणि बडोनी जी थे। बिल्कुल। इस तरह से हमने अंकिता भंडारी के लेकर आपसे चर्चा करी। वाकई में ही बहुत संजीव मामला है और इस पे सीबीआई जांच जिस तरह से लोगों की मांग हो रही है, सोशल मीडिया, बॉलीवुड पूरा उतर चुका है हमारा, तो सीबीआई जांच के लिए क्या कहेंगे आप? राजा को प्रजा का सम्मान करना चाहिए। अगर प्रजा बहुत बड़ी संख्या में अपने राजा से कुछ मांग कर रही है तो राजा को मैं मानता हूं कि उस मांग को स्वीकार करते हुए
शासन को आदेश करना चाहिए। और मैं तो पुष्कर सिंह धामी जी युवा भी हैं, अभी बहुत कुछ उनका वो क्या बोलते व्यक्तिगत निखार और आ सकता है, परंतु उनको स्मरण रखना चाहिए कि वो पर्वतीय राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इस राज्य के लिए अगर हमने शहादत दी है तो पर्वतियों ने दी है। बिल्कुल। ये बात जब तक स्मरण नहीं रहेगी, आप पहाड़ के साथ कोई भी नेता हो वो न्याय नहीं कर सकता। पहाड़ का दर्द वही समझेगा जो पहाड़ के आंदोलन में कूदा था और जिन्होंने वर्षों तक पहाड़ का संघर्ष किया, पहाड़ के लिए आवाज़ उठाई और अपना खून तक दिया, ये वही समझ सकता है। इसलिए मुझे तो आज भी उत्तराखंड पहले से बदतर भूमिका में आता है। बिल्डिंगें बना देना, चौड़ी सड़कें बना देना, ये उत्तराखंड का कोई विकास नहीं है। क्या उत्तराखंड का वो पहाड़ी जो गांव में रहता है वो प्रसन्न है, वो खुश है, उसकी आंखों में चमक है कि उसकी आंखों में आंसू है, ये देखने की बात है। सर, एक आखिरी सवाल, आगामी 2027 का बिल्कुल बच चुका है। 27 में चुनाव बीजेपी के या किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट प्रचार प्रसार के लिए गांव-गांव तक जा रहे हैं। मैं यूकेडी की बात करूं, यूकेडी में ऐसे युवा चेहरे जैसे आशीष नेगी, कुलदीप रावत, ऐसे कई चेहरे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस पर विचार कर सकती है कि आगामी आपको 27 में एक नई जिम्मेदारी दे सकती है। क्या कहेंगे? मुझे इस पर कुछ नहीं कहना, क्योंकि मांगना मेरी आदत रहा नहीं। मैं वो कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जिसने अटल जी से लेकर इनको छोड़ दिया जाए नितिन जी को, तो नड्डा जी तक सबके साथ काम किया है। ये मेरा सौभाग्य रहा है। मैंने प्रधानमंत्री जी के साथ 6-7 वर्ष पार्टी मुख्यालय में काम किया है। मैंने कभी अपने लिए कुछ मांगा नहीं है, परंतु इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझे पहाड़ जो जिस राज्य के लिए हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे भाई बहन शहीद हो गए थे, वो राज्य मुझे दूर दूर तक नहीं दिखता है। सोचिए, सबको ही सोचना होगा, मेरे अकेले से क्या है। और जहाँ तक आप इस मांग की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के हित में ही काम हो, पहाड़ के हित में। उत्तराखंड से मेरा मतलब है पहाड़। मैं फिर कहूँगा कि पहाड़ियों ने शहादत दी है, उन्होंने नहीं जो हमको आज भी गाली देते हैं। और हमारे हुक्मरान जो आज उत्तराखंड में ऐश कर रहे हैं, वो हुक्मरान कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं बोलते, उनके मुंह पे ताले लग जाते हैं। मुझे इसका भी बहुत दर्द है। के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं और मैं धन्यवाद करूंगा सर का कि पहाड़ संवाद को उन्होंने आज अपनी आवाज़ में मौका दिया। इसके लिए धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।